हेलो एवरीवन, आई एम मनीषा। वेलकम टू अपवर्ड स्टडी। तो आज है 16 अगस्त और 16 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर एक मोटिवेशनल कोट के साथ में। तो आज का हमारा कोट है कि यू गेट व्हाट यू वर्क फॉर, नॉट व्हाट यू विश फॉर। मीन्स अगर आपको जो है वो मनचाहे रिजल्ट्स चाहिए ना, तो आपको उनके लिए एफर्ट भी उतना ही करना पड़ेगा। आपको वो मिलता है जिसके लिए आप काम करते हो, वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो। तो अगर आप चाहते हो कि आप जो चाहते हो वो आपको मिले, तो उसके लिए आपको एफर्ट्स जो है वो अपने दिखाने होंगे। मतलब ऐसा नहीं कि आप बस ख्याली पुलाव बनाते रहे, बैठ करके सोचते रहे कि नहीं मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से करनी है, मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, बट आपने उसके लिए एफर्ट नहीं किया। आप करते हो एफर्ट 2 दिन एफर्ट करके, फिर उसके बाद नहीं करते हो, तो उस चीज़ का देखिए कोई फ़ायदा नहीं होता। 2 दिन काम करने से जो है वो आपका हर दिन तो पेट नहीं भरेगा ना। 2 दिन अगर आप मान लीजिए कि खाना बना लेते हैं तो हर दिन उससे पेट नहीं भरेगा, तो वो आपको हर दिन का प्रोसेस है। वैसे ही ये जो आपकी जर्नी होती है ना, ये भी हर दिन की प्रोसेस होती है। तो आपको हर दिन उसके लिए एफर्ट करना पड़ता है, तभी चीज़ें जो है वो उसी तरह से पूरी हो पाती हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज़ के साथ में। इनके आंसर जो है वो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर देने हैं। तो सवाल है कि विच इंस्टीट्यूशन रेगुलेट्स द डिजिटल लैंडिंग एक्टिविटीज़ इन इंडिया? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या फिर नीति आयोग। ठीक, तो कौन सी डिजिटल एक्टिविटीज़, डिजिटल लैंडिंग एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने का काम करता है, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट सवाल है कि विच कंट्रीज आर एसोसिएटेड विद ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क? तो कौन सी कंट्रीज इससे जो है वो कनेक्टेड है? इंडिया नेपाल, इंडिया चाइना, या चाइना नेपाल, या फिर इंडिया बांग्लादेश, चाइना बांग्लादेश। तो इसका आंसर भी आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। बाकी इन सवालों के जो जवाब है वो आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। हमारा जो आज का पहला आर्टिकल है वो है अ रोड मैप फॉर इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन टाइज। तो यहाँ पर राइटर जो है वो यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया के बीच के रिलेशंस की बात कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। मतलब क्या बोल रहे हैं कि इंडिया जो है, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन शुड नॉट let divergence of views on some issues overwhelm the convergence of views on other areas. मीन्स हमें जो है वो सब चीज़ों को ध्यान में दे करके देखना होगा दोबारा से, और सब चीज़ों को लेकर के चलना होगा। तो जैसा कि आप सबको पता है कि कल हमारा इंडिपेंडेंस डे था और 75 ईयर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं हमारी इंडिपेंडेंस को। सो इट ऑल्सो सेलिब्रेट 60 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन विद यूरोपियन यूनियन। ठीक, यूरोपियन यूनियन के साथ में हमारे 60 साल की जो कॉपरेशन है उसके जो है वो 60 साल पूरे हो चुके हैं। तो सबसे पहले जो ये कॉपरेशन एग्रीमेंट था ये साइन हुआ था 1994 में, जिसमें बायलेटरल रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पर रखे गए, बियॉन्ड ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, उनकी बात की गई। फर्स्ट यूरोपियन यूनियन और इंडिया की जो समिट है वो जून 2000 में हुई थी, और इसमें जो है वो कई सारी बातें जो है वो ध्यान में रखी गई थी कि हम अपने रिलेशंस को और ज़्यादा इवॉल्व कैसे करें, उसके ऊपर ध्यान दिया गया था। उसके बाद में 5th जो इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन समिट हुई 2004 में, उसमें इन रिलेशंस को और भी ज़्यादा अपग्रेड किया गया और कहा गया कि अब स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करने का वक्त आ गया है। अभी दोनों तरफ में यहाँ पर एक जॉइंट एक्शन प्लान आया 2005 में, जिसमें बोला गया कि हम स्ट्रेंथन करेंगे जो भी डायलॉग्स होंगे, कंसल्टेशन मैकेनिज्म होंगे पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्फेयर्स में, एनहांस करेंगे अपने ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को, एंड यहाँ पर जो कल्चर्स हैं या लोगों को भी एक साथ लाने की कोशिश करेंगे, यानी हार्मनी बनाएंगे हर एक चीज़ में। इसके बारे में बात की गई थी 2005 में। उसके बाद में जो 15th इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन समिट हुई जुलाई 2020 में, उसमें बोला कि कॉमन रोड मैप चाहिए हमें जो कि जॉइंट एक्शन को गाइड कर सके और उनको और भी ज़्यादा हमारी जो पार्टनरशिप है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सके अगले 5 सालों तक। ठीक, तो बोला ये जो रोड मैप होगा ये पूरा हाईलाइट करेगा हमारे एंगेजमेंट्स को जो 5 डोमेन्स में रहेंगे। ये 5 डोमेन्स क्या क्या रहेंगे? फॉरेन पॉलिसी,
एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन, ट्रेड एंड इकोनॉमी रहेगी, सस्टेनेबल मॉडर्नाइजेशन पार्टनरशिप करेंगे, एंड ग्लोबल गवर्नेंस, और उसके अलावा पीपल टू पीपल रिलेशन। इन 5 की जो है वो बात की, 5 डोमेन्स क्या है, ये है फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी कॉपरेशन, उसके अलावा ट्रेड एंड इकोनॉमी की बात करें, सस्टेनेबल मॉडर्नाइजेशन की बात की, और ग्लोबल गवर्नेंस की बात की, एंड पीपल टू पीपल रिलेशन। ये आपको याद रखना। अब कहाँ कहाँ हम कॉपरेट कर सकते हैं, कौन कौन से एरिया हैं कॉपरेशन के। तो इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन जो पार्टनरशिप है ये बहुत ही जल्दी हमें ग्रो होती हुई दिख रही है। बायलैटरल जो रिलेशंस हैं दोनों के बीच में, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जो बायलैटरल ट्रेड की बात करें वो 116 बिलियन डॉलर तक के हमें 2021 से 22 में देखने को मिले। तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन जो है, अगर बात करें यूरोपियन यूनियन इंडिया का जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आफ्टर यूएसए, और सेकेंड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है इंडियन एक्सपोर्ट्स का। इंडिया का एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पर। तो बोल रहा है कि यहाँ पर 6000 यूरोपियन कंपनीज हैं जो कि इंडिया में काम करती हैं, और ये क्रिएट करती हैं अबाउट 6.7 मिलियन जॉब्स। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों की बात करें तो 6.7 मिलियन जॉब्स ये क्रिएट करती हैं। इकोनॉमिक पार्टनरशिप के अलावा भी इंडिया और यूरोपियन यूनियन में कई जगहों पर कोलैबोरेशन है। जैसे बात करते हैं ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की, जो इंडिया डेनमार्क, मतलब इंडिया एंड डेनमार्क यहाँ पर एम करते हैं कि हम क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करेंगे, बायोडाइवर्सिटी को देखेंगे, उसका लॉस या पोल्यूशन को देखेंगे। इंडिया के जो आपके नॉर्डिक समिट है, इंडिया नॉर्डिक समिट, ये फोकस करती है ग्रीन टेक्नोलॉजीज पर, इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्मेशन पर, ठीक है, एंड वाइटल सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर भी यहाँ पर फोकस करती है। ठीक, तो ये सब चीज़ें हमारी साथ साथ में चली रहती हैं। अच्छा, यूरोपियन यूनियन के साथ में हमारी डिफेंस सेक्टर में भी कॉर्पोरेशन है। आपको पता है हम फ्रांस से जो है वो कई सारी डिफेंस इक्विपमेंट्स लेते रहते हैं। ठीक, तो ये क्या है, यहाँ पर बोला कि क्रिटिकल फॉर इंडिया एट दिस जंक्चर टू रिड्यूस इट्स हार्डवेयर डिपेंडेंस ऑन रशिया in the backdrop of Ukraine conflict and seek diversification and armament imports from the other region, latest technologies and weaken the confrontation with China. बेसिकली आप सबको पता है यूक्रेन और रशिया में जो वॉर चल रहा है, उस वॉर की वजह से हमारी रशिया के साथ में जो डील्स है वो पेंडिंग पड़ी हुई है, क्योंकि कर नहीं पा रहे हैं। रशिया के ऊपर वेरियस सैंक्शंस लग चुके हैं। ठीक, तो वो सब चीज़ें जो है वो चलती आ रही हैं। तो यहाँ पर राइटर क्या बोल रहे हैं कि हमारी जो हार्डवेयर डिपेंडेंसी है रशिया के ऊपर, उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, और हम यहाँ पर फोकस कर सकते हैं यूरोपियन यूनियन के ऊपर उसकी जगह पर। और जब चाइना को कन्फ्रंट करने की बात आती है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में, तो वहाँ पर हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन जो है ये रेगुलरली कंडक्ट करती हैं जॉइंट मिलिट्री एंड नेवल एक्सरसाइजेस विच रिफ्लेक्ट ऑन द कमिटमेंट a free, open and inclusive and rule based order to Indo-Pacific। आपको पता है इंडो पैसिफिक कितना इंपॉर्टेंट एरिया है। अब इंडो पैसिफिक जो है वो कहीं ना कहीं आपका चाइना को काउंटर करने के लिए भी इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है। तो वहाँ पर जो है वो अपना ओपन एंड इंक्लूसिव रूल बेस्ड ऑर्डर में यहाँ पर एक्सरसाइज वगैरह भी कंडक्ट करवाई जाती है। फर्स्ट मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग जो हम दोनों के बीच में यानी इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में हुआ था 2021 में, उसका फोकस था कि हमें मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करनी है, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड जॉइंट लेवल एक्टिविटीज़ करनी है। आपको पता है कि फ्रांस जो है वो 36 राफेल फाइटर जेट्स उसने हमें डिलीवर किए थे, वो भी ऑन टाइम, मतलब डिले नहीं किया था। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर क्या बोला कि बारकुडा न्यूक्लियर अटैक और सबमरीन्स एंड इंडियन नेवी रिफ्लेक्ट्स टू ग्रोइंग लेवल इन द ट्रस्ट इन द रिलेशनशिप। जो भी हम यहाँ पर डील कर रहे हैं वो यहाँ पर इससे पता चल रहा है कि दोनों में ट्रस्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं या उनके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो यहाँ पर खुद चाहते हैं कि वो क्या करें, पार्टनर विद इंडियन कंपनीज टू डिफेंस प्रोजेक्ट्स अलाइन विद मेक इन इंडिया प्रोग्राम, उसके साथ में मिलकर के चीज़ों को करें। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी एंगेजमेंट है स्टार्टअप्स में या इनोवेशन या इकोसिस्टम के बात करें इंडिया और यूरोप के बीच में, वो भी ग्रो करता हुआ दिख रहा है।
उसके अलावा साइंस एंड टेक में जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी जो दोनों के बीच में है वो बात करती है हेल्थ केयर की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और साइंसेस की। 2020 में यहाँ पर बोला एक एग्रीमेंट हुआ था रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के ऊपर, जो भी पीसफुल यूज करना है न्यूक्लियर एनर्जी का, यूरोपियन यूनियन एंड एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बोला आपने पीसफुल यूज करना है, वो चीज यहाँ पर निकल के आई थी। अब सवाल है कि हमारे लिए चैलेंजेस क्या क्या है। देखो, दोनों के जो ओपिनियन है वो बहुत ही ज्यादा डिफर करते हैं एक दूसरे से, डाइवर्जेंट इंटरेस्ट है हमारे कुछ एरियाज की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल हम रशिया की बात करते हैं तो रशिया से जो है वो हमें ऑयल जब हम ले रहे थे तो उसके लिए हमें क्रिटिसाइज किया गया, तो इंडिया ने भी जवाब दिया कि आप तो गैस खुद परचेज कर रहे हो रशिया से, तो फिर हम यहाँ से ऑयल क्यों नहीं ले, है ना। तो वो सब बातें निकल के, यानी कि दोनों के डाइवर्जेंट व्यूज है। बोला कि कंट्री का जो इंक्रीजिंग इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है रशिया के साथ में, ये डिसएग्रीमेंट का एक एरिया बन जाता है। तो इंडिया हैज कॉल्ड आउट यूरोपियन यूनियंस डबल स्टैंडर्ड, बोला आपका डबल स्टैंडर्ड है, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर 45% गैस इंपोर्ट्स आपके रशिया से आए 2021 में, और उसके अलावा और भी ज़्यादा एम्बिग्यूटी है कि यूरोपियन यूनियन की जो स्ट्रैटेजी है टैकलिंग द राइज ऑफ चाइना, उसके लिए भी हमें कुछ क्लियर है ही नहीं, ठीक। तो ये जो इसका जो म्यूटेड रिस्पॉन्स है गलवान क्लैश के ऊपर, कि आप तो उस पर कुछ नहीं बोलते हो, है ना। तो गलवान वैली में जो भी हमारे साथ हो रहा था तब आपने कुछ नहीं बोला, कि जब यहाँ पर यूक्रेन की बात आई तब आपकी आंखें जो है वो अब खुल रही हैं। तो इंडिया का जो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एंड डेमोग्राफिक वेट है कुड बी डेफली लेवर्ड बाय द यूरोपियन यूनियन काउंटर बैलेंस चाइनाज इन इन्फ्लुएंस विद अक्रॉस द रीजन, की उनका क्लियर ही नहीं है कुछ। तो वो सब चीज़ों की बात करें कि यहाँ पर कुछ हेजिटेंसी की बात यहाँ पर आ जाती है। इंडिया और यूरोपियन यूनियन को यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज़ जो है वो नहीं करनी चाहिए जो बड़े सारे एरियाज में जो है वो निकल के आ रही है। बोले कि द प्रोएक्टिव रिजम्पशन ऑफ द एम्बिशियस इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट जो 2021 में हुआ था, ये एक राइट डायरेक्शन में स्टेप है। तो इंडिया का जो पार्टनर है, एक्नॉलेज इंडिया एज इम्पॉर्टेंट पिलर इन इंश्योरिंग स्टेबिलिटी इन इंडो पैसिफिक रीजन, कि इंडो पैसिफिक में स्टेबिलिटी का एक अच्छा एक जरिया इंडिया हो सकता है, ये बात यूरोपियन यूनियन को पता है। तो बोले कि यूरोपियन यूनियन चाहती है कि हम और भी ज़्यादा ट्रेडिंग ब्लॉक या सीकिंग अलायंसेस वगैरह लें या फिर लिंक बनाए और वो सब चीज़ों कंट्री इंडिया जैसी कंट्री के साथ में। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर ने यहाँ पर बोला था कि इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन आर ईच पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पोल्स एंड इंक्रीजिंगली मल्टीपोलर वर्ल्ड and our ability to work together therefore can be shape global outcomes, कि हम दोनों साथ में मिलकर के काम करें तो ग्लोबल आउटकम्स को भी यहाँ पर शेप किया जा सकता है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर निकल करके आ रही थी। तो ये था आपका आर्टिकल। अब बात करते हैं द शेकलिस्ट ऑफ 1861 नीड टू गो। बेसिकली यहाँ पर राइटर क्या बोलना चाह रहे हैं कि हमें कुछ ना कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है पुलिस डिपार्टमेंट में, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। और एक चेंजेस इन आईपीसी, क्या क्या बदलाव हुए। तो इंडिया के पार्लियामेंटेरियंस ने जो है वो यहाँ पर चीज़ों को चेंज किया। तो क्या बोला, द प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 विद एन ऑब्जेक्टिव मोर टू रिफॉर्म एंड रादर देन पनिश ऑफेंडर्स, कि आप देखिए कि हमें बेसिकली क्या करना होता है कि मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, ये कोई शरारत कर देता है तो हम इसको पनिशमेंट दे देते हैं। अब ये क्या सोचेगा, ये सोचेगा कि अगली बार फिर से शरारत करूंगा तो पनिशमेंट मिल जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पनिशमेंट जो है वो ठीक है, मतलब ले लेंगे। तो ये फिर से जो ऐसे करके जो है वो यहाँ पर सोचो कि आप बच्चे की बहुत ज़्यादा पिटाई कर देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है कि वो यही चीज़ सोचने लग पड़ता है और वो सेम चीज़ रिपीट करने लग जाता है बार बार। तो वही चीज़ यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि 1958 में जो है वो यहाँ पर पनिश करने के बजाय रिफॉर्म करने का सोचा कि आप कुछ बदलाव लाएं, ठीक। तो प्यूनिटिव एक्शन लेने की ज़्यादा सोची। तो यहाँ पर क्या बोला कि रियलाइजिंग द अर्जेंट नीड टू चेक द सोशल इवल ऑफ डाउरी, तो डाउरी प्रोविजन एक्ट जो है वो पास किया गया 1961 में। उसके अलावा रेवोल्यूशनरी चेंजेस लाए गए आईपीसी में 1983 में, 1986 में, और कई सारे सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया, जैसे 498A जो कि क्या बताता है,
क्रुएल्टी बाय हस्बैंड एंड हिज रिलेटिव्स की वो जो है वो अत्याचार करते हैं, वो सेक्शन यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। उसके अलावा डाउरी डेथ के लिए 304B इसको लेकर के आए, अलॉन्ग विद सर्टेन अमेंडमेंट्स जो है वो यहाँ पर लेकर के आए, क्योंकि बदलाव चाहिए था, वो बदलाव लेकर के आए। तो बोला शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करते हैं, तो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट लेकर के आए 1989 में। तो बोला यहाँ पर क्या बोला, द डेफिनेशन ऑफ रेप हैज बीन वाइडन, उसको वाइड कर दिया गया, ऑफेंसेस रिलेटेड टू सेक्सुअल असॉल्ट मेड टफ, कि उससे जो है वो सेक्सुअल असॉल्ट हो ना सके, इसलिए इस जो डेफिनेशन को और भी ज़्यादा वाइड किया गया। उसके अलावा कई और लॉज लाए गए, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 या जुवेनाइल जस्टिस केयर आ गया, ठीक है। तो ऐसे कई सारे एक्ट जो है वो निकल करके आते हैं, ओके, निकल करके आए। अब यहाँ पर क्या बोला कि जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 निकल के आया, उसको इनैक्ट किया गया। या इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट एंड सिग्नेचर्स हैव बीन गिवन लीगल सैंक्टिटी ऑफ टू फैसिलिटेट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एंड चेक साइबर क्राइम्स, उनको भी देखा जाने लगा कि जो भी इनफॉर्मल टेक्नोलॉजीज एक्ट है वो आया, ठीक। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि 2000 में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो कंटिन्यू की 2008 में, आफ्टर डेडली आपके जो 26/11 के जो अटैक्स हुए थे मुंबई में, उसके बाद में ये आपका NIA जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया, यस, वो सब चीज़ें निकल के आई, तो ताकि इन्वेस्टिगेट कर सके, जो भी ऑफेंसेस निकल के आते हैं उनको अच्छे से देखा जा सके, नेशनल सिक्योरिटी की यहाँ पर बात आए तो उसको देखा जा सके। ये जितने भी स्टैट्यूट्स थे इनको ऐड किया गया ताकि हम प्रोग्रेसिव और भी ज़्यादा ह्यूमेन की तरफ बढ़ सके, ह्यूमैनिटी की तरफ बढ़ सके, और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो यहाँ पर कंट्रोल में आए और ज़्यादा अच्छा बन सके। तो उसके रिगार्डिंग चीज़ों को यहाँ पर लाया गया, ठीक। तो अब यहाँ पर राइटर क्या दिखा रहे हैं हमें कि ये सब चीज़ें क्यों बताई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि बदलाव लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, तो बदलाव लाए गए, ठीक। 1 सेकेंड, तो जब जब ज़रूरत पड़ी उस हिसाब से जो है वो अमेंडमेंट्स करना शुरू किया गया, और अमेंडमेंट करके जो है वो चीज़ों को लाया गया, उनको देखा गया सही से कि क्या क्या चीज़ें हम किस तरह से कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को लेकर के चला गया। जैसे हमने कई सारे IPC में चेंजेस लाए, ठीक। तो वैसे ही यहाँ पर और भी कई सारे कमीशंस बिठाए गए या सब चीज़ों को लाया गया, ठीक। तो वहाँ पर राइटर अब बोले कि हमें पुलिस डिपार्टमेंट में भी कुछ चेंजेस जो है वो लाने होंगे, अभी फर्दर और भी ज़्यादा हमें चेंजेस की ज़रूरत है, ठीक है। कई सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस यहाँ पर हुए जिसके द्वारा जो है वो चेंजेस लाने की बातें की गई थी, ओके। 1 सेकेंड, ये लोड नहीं हो रहा है। हाँ, तो यहाँ पर जो है वो चेंजेस लाने की बात जो है वो की जा रही थी, ओके। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है अभी कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं उन्होंने ये भी बोला कि फॉर रीचिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस और भी करें। सेक्शन 377 की हम बात करें IPC की, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर LGBTQ+ कम्युनिटीज़ जो भी हैं उनको यहाँ पर क्या बोला कि उनको रिलीफ दिया, ठीक है। उसी तरह से जो भी कस्टोडियल टॉर्चर है या सेक्सुअल हरासमेंट होती है वुमेन की, ठीक है, उसके लिए भी यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स को लाया गया, ठीक है। तो वैसे ही बोला कि जो भी कंपनसेशन देना है जो विक्टिम्स ऑफ क्राइम होते हैं उनको, तो वो भी समय के साथ चीज़ों को लाया गया। राइट टू प्राइवेसी की बात कर ले, उसको भी रिकॉग्नाइज किया गया, फंडामेंटल राइट है, ठीक है। वैसे ही जो सेडिशन है, सेडिशन आपको पता होगा सेक्शन 124A काफ़ी न्यूज़ में रहा था ये, तो उसको भी यहाँ पर जो कि 1870s में लाया गया था, वो सप्रेस करता था हमारे नेशनल मूवमेंट को, क्योंकि सेडिशियस चार्जेस लग जाते थे, अगर कोई भी ऐसा स्टेप लेता तो सेडिशियस चार्जेस लगा करके उसको अंदर कर देते थे। तो ये इसको भी यहाँ पर क्या बोला गया, उसको भी केस किया गया,
ठीक, तो वहाँ पर भी इस चीज़ों को देखा गया। अब बोला कि अटेम्प्ट यहाँ पर जो भी हम करते हैं, जो भी ब्लेंड सम एलिमेंट्स एंड in inquisitorial system of the prevential adversarial system to making judicial inquiry into custodial death and custodial rape जो है मैंडेटरी कर देते हैं, तो उनको भी हमने पनिश करना और जो भी गिल्टी होते हैं उनको पनिश करने की बात की गई। तो बोल रहे हैं कि जो पुलिस है वो अभी तक जो है वो वैसी की वैसी है, उसमें बदलाव क्यों नहीं किए गए। The trust deficit does not appear to have bridged despite the power of arrest and having curtailed the use of handcuffs restrained and the presence of lawyer permitted during इंटेरोगेशन CCTV कैमराज इंस्टॉल्ड इन द पुलिस स्टेशन, कि वो सब चीज़ों को क्यों नहीं आप देख रहे हो। ह्यूमन राइट बॉडीज जो है वो अलाउ करती हैं कि कीप अ कांस्टेंट आई, आप देखो उस चीज़ को कि क्या यहाँ पर हो रहा है। तो लॉ मेकर्स अभी भी रिलक्टेंट है कि जुडिशरी जो है वो एप्रीहेंसिव है अबाउट मेकिंग वॉलेंटरी कन्फेशन बिफोर पुलिस ऑफिसर्स एडमिसिबल। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है। वो देखिए कई सारी कमेटीज जो है वो यहाँ पर बिठाई गई। ठीक, उन्होंने रिकमेंड किया कि हमें रिफॉर्म करना पड़ेगा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को, ठीक है, जनरल में और पुलिस को भी पर्टिकुलरली, बट यहाँ पर कुछ भी रिजल्ट हमें देखने को मिला नहीं। बोले कि जो लेटेस्ट फोकस है सुप्रीम कोर्ट का वो किस पर है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस निकल के आया था 2006 में। तो बोला कि जो पुअर एंड ट्रेडी कंप्लायंस है विद डायरेक्टिव and has been explained in the book the struggle of the police reforms in India, rulers police and people's police, वो सब चीज़ों को देख करके इन बुक्स को देखकर जो भी चीज़ें इसमें बताएगी। तो बोला कि द पब्लिक इंटरेस्ट जो लिटिगेशन है यानी PIL जो है उसको फाइल किया गया कि यहाँ पर जो है वो इसको ट्रांसफॉर्म करे। आप इसका ऑब्जेक्टिव था रूरल पुलिस इनटू अ पुलिस, कि ऐसा नहीं लगे कि ये सिर्फ गवर्नमेंट की पुलिस, ऐसा लगना चाहिए कि ये लोगों की पुलिस है जो लोगों के लिए काम करती है। तो इसके जो राइटर है प्रकाश सिंह, इन्होंने बोला कि दे सेड दैट even the directives of the separating investigation from the law and order which only may require a sanction or few more posts was not implemented बाय स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इन ट्रू स्पिरिट, कि वो जो चीज़ होनी चाहिए थी वो रियलिटी में हो नहीं रही है। पुलिस जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है और स्टेट गवर्नमेंट जो है हैज़ गिवन ड्यू अटेंशन टू द पुलिस रिफॉर्म सो फार, उसके ऊपर देखती नहीं है। तो स्टेट सब्जेक्ट होने की वजह वो सब चीज़ नहीं है। तो जो पुलिस एक्ट 1861 है वो यहाँ पर एप्लीकेबल है टू ऑल द प्रोविंसेस आफ्टर 1902 to 3 एंड कमीशंस ने यहाँ पर रिकमेंड किया कि नो स्टेट और यूटी हैज़ अडॉप्टेड द मॉडल एक्ट ड्राफ्टेड बाय जो सोली जे सरब जी ने जो जिसको ड्राफ्ट किया था उसको किसी ने भी अडॉप्ट किया ही नहीं उसके बाद। तो 1861 से वही सब चीज़ें सेम टू सेम चलती आ रही है। तो बोले कि यहाँ पर कोई भी कनेक्शन नहीं है मजिस्ट्रेट और पुलिस के बीच में, जो भी सिस्टम हम यहाँ पर देखते हैं 1829 के बाद से। तो बोले कि जो म्यूटिनी है made the agreement possible for the purpose of utilizing the police primarily maintenance of the British rule in India। आप सबको पता है कि 1857 में क्या हुआ था, रिवॉल्ट हुआ था। तो रिवॉल्ट के बाद में वो रिवॉल्ट किया किसने था, वो तो या उसको हम सिपाही म्यूटिनी क्यों बोलते हैं, क्योंकि सिपाहियों का विद्रोह था। तो म्यूटिनी के बाद में यहाँ पर ऐसी अरेंजमेंट की गई थी जो कि पुलिस को खुद यूटिलाइज कर सके ब्रिटिश रूल को मेंटेन करने के लिए। तो वो एक रूलर्स पुलिस है, वो पीपल्स पुलिस नहीं है, ये बात बोली जा रही है। तो बोले कि ये जो भी प्रोविजंस है डिस्पाइट हैविंग जो भी आउटलिव्ड एंड पर्पस लॉन्ग अगो कि अब तो ये पूरा आउटडेटेड हो जाना चाहिए था, वो अभी भी हमारे चल रहा है और हम पूरे उसी के तरीके से जो है वो सब चीज़ें चला रहे हैं, जो भी क्रिमिनल कोड्स वगैरह है वो भी। बोले कि अभी भी हमें ये देखने को मिलेगा। इट इज़ नो वंडर दैट डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस is unable to transfer his station house officers without the approval of district magistrate in UP। तो अभी भी वो जो है उनको ट्रांसफर नहीं कर सकता। एंड परफॉर्मेंस अप्रीजल रिपोर्ट ऑफ द सुपरिटेंडेंट पुलिस स्टिल रिटन बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो ये भी जो है वो यहाँ पर बदलाव जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर इनको ऑटोनॉमी नहीं है, इंटरनल ऑटोनॉमी नहीं है, क्योंकि इसको जो है वो खुद सरकार अपने तरीके से रेगुलेट कर सकती है। तो बोले कि ईयर्स ऑफ सिग्निफिकेंस इसकी बात कर लेते हैं। बोले कि 1861 में सॉरी, ये जो है एक टर्निंग पॉइंट था पुलिस का इंडिया में। बोला कि इस प्रोसेस में ड्राफ्ट किया गया आईपीसी को, और जो कि आपका 1834 में आया था। तो रिवॉल्ट ऑफ जो 1857 आया तो उसके बाद में इस ड्राफ्ट को इस तरह से चलाया गया कि पुलिस को खुद ही हम यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर सके, खुद अपने तरीके से दिख सके।
पुलिस एक वेपन है जो कि क्या कर सके, वो जो कि रिप्रेस करेगा और यहाँ पर स्ट्रेंथन करेगा ब्रिटिश के होल्ड को, लोगों को रिप्रेस करने का एक वेपन है और ब्रिटिश रूल को जो है वो स्ट्रेंथन करने का एक वेपन है। तो बोला यहाँ पर जो प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ द क्राइम वाज नेवर देयर प्रायोरिटी, कोई प्रायोरिटी नहीं थी कि हमने जो है वो क्राइम को देखना है या हम उसको प्रिवेंट करें, तो हम उस घिसे पिटे रूल को लेकर के अभी भी क्यों चले हैं, उसके ऊपर ये आर्टिकल है। ठीक, तो बोले कि जो भी ये कमीशन है इनको बोला गया कि हमें अभी कुछ रेडिकल रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है और उन सब चीज़ों पर हमें बात करने की भी ज़रूरत है। तो बोले कि जो भी इंट्रोडक्शन होती है पोस्ट की या सब इंस्पेक्टर्स की या पुलिस स्टेशन में या रैंक लाते हैं जो भी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला कि जो भी है कि बोला कि हैज़ नॉट मच हैज़ वॉज एक्सेप्टेड फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेड बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑन अकाउंट ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, कि वो सब चीज़ों को देख करके चले। तो यहाँ पर ये सब चीज़ों की बात की जा रही है। बोले कि जो कमीशन की रिकमेंडेशन है, उन्होंने बोला कि जो सब इंस्पेक्टर्स होते हैं एंड द ऑफिसर ऑफ द लोअर रैंक इन ईच प्रोविंसेस वाज एक्सेप्टेड एंड द जो भी आपकी देखने को मिलते हैं स्टेटस ऑफ इंस्पेक्टर है वो आपको देखने को मिला है तहसीलदार की तरह है। तो ये जो कमीशन है ये अगेंस्ट है हमारे एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल या टेस्ट ऑफ टू जज एंड टू वर्क द पुलिस ऑफिसर्स, कि वो इसके अगेंस्ट कहीं ना कहीं जाता है। ठीक, तो अभी हमें यहाँ पर जो है वो देखना पड़ेगा कि 1861 के ये जो अनवांटेड मैकेनिकल अरेस्ट जो चीज़ें चलती आ रही हैं उसको हमें रोकना होगा और यहाँ पर जो भी जेल्स के ऊपर बर्डन क्रिएट किया हुआ है उसे भी हमें यहाँ पर लाइट करना होगा। और यहाँ पर बोला कि मोर ऑफेंसेस कैन बी मेड बेलेबल एंड मोर ब्राउट अंडर द एम्बिट ऑफ द कंपाउंड लाइटन एंड द बर्डन ऑफ द जेल्स, कि हमें वो सब चीज़ों को कर सकते हैं, तो हमें उन सब चीज़ों को लेकर के आना होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है द फ्रेजिलिटी ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंटीग्रेशन, इसके बारे में बात करें तो बोल रहे हैं कि आइडिया ऑफ द इंडियाज अंडर ट्रांसफॉर्मेशन अगेन द रिटर्न ऑफ मेन स्ट्रीम वर्सेस सब स्ट्रीम फ्रिक्शन स्पेल्स डेंजर। तो बेसिकली इस आर्टिकल में क्या बोला जा रहा है, आर्टिकल ये बोल रहा है कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो आज़ादी के 75 सालों के बाद में किस तरह से है, वो अभी भी इंटीग्रेशन के लिए वहाँ पर बहुत से एरियाज या लूप होल्स हमें मिल जाते हैं या बहुत ही फ्रेजाइल है, तो उसके बारे में बोल रहे हैं। बोल रहे कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की अगर हम बात करते हैं उनको हमें अगर मेन स्ट्रीम में लाना है तो यहाँ पर जो है वो चीज़ें बड़ी डिफरेंट देखने को मिलती है। तो ये जो रीजन है उसको हमेशा से हम कैसा देखते हैं, तो समवट एलियन नीडिंग एसिमिलेशन, ऐसी चीज़ को देखते हैं। ठीक, मतलब आपने सुना होगा ना कई बार जो है वो अरुणाचल प्रदेश के या नॉर्थ ईस्ट के लोगों को जो है वो ऐसा बोल देते हैं, चाइनीज़ करके बोल देते हैं। ठीक है, वो इंडियन है, हम उनको ऐसा क्यों बोलते हैं, वो सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन वो सब चीज़ों को बता रहे हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ टर्म्स है उसके बारे में भी बोलेंगे। बोल रहे हैं कि टू सच मेजर्स ऑफ द पॉजिट एंड्स इन द स्पेक्ट्रम शुड कैरेक्टराइज द प्रेडिकेमेंट। वो क्या है, 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हमने कब इंट्रोड्यूस किया, 1949 में इंट्रोड्यूस कर दिया था। ठीक है, तो आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में कि 26 नवंबर 1949 का क्या महत्व है हमारे इतिहास में। आई होप इतना तो सबको पता ही होगा, आप एस्पिरेंट हो तो ये चीज़ तो आपको पता ही होगी, तो कमेंट बॉक्स में आपने मुझे बताना है। तो 6th शेड्यूल हमने 1949 में जो है वो इसको लेकर के आए थे। और जो ड्रैकोनियन आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट था अप्सपा, प्रोमलगेटेड इन 1958, उसको हमने यहाँ पर लगा दिया। बोले कि 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस एंड क्वेश्चन हाउ सक्सेसफुल हैज द इंटीग्रेशन बिन, ये कितना सक्सेसफुल हम इंटीग्रेशन कर पाए हैं अभी भी हम बात कर रहे हैं उसके बारे में। एक्सक्लूडेड एरियाज, तो बोले कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पर देखा कुछ कंसिडर किया यहाँ पर मंगोलियन फ्रेंच को, एंड द टर्म ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी ऑलिव कोर coined the paper in 1940 as crown colony, उसको क्राउन कॉलोनी बोल दिया गया था। और बोला कि ये जो एंटिटी है ये क्या रहेगी, कॉम्बिनेशन ऑफ हिल्स रीजन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न एंड अपर बर्मा भी इसमें डाला गया, एंड द गवर्नमेंट ऑफ असम एंड रॉबर्ट रीड फ्लैग दिस इन 22 pages in 1937 titled a note on the future of the present excluded and particularly and partially excluded and ट्राइबल एरियाज ऑफ द असम। ठीक है, बाय सेइंग पीपल हियर नीदर
racially, historically, culturally or linguistically had any affinity with the rest of India, कि उससे मेल नहीं खाते, बट फिर भी ये हम इसको ब्रिटिश इंडिया में इंक्लूड करते हैं, इंक्लूडिंग बर्मा का कुछ एरिया और वो सब चीज़ें बोली गई। तो बोला कि यहाँ पर कुछ और भी सिमिलर चीज थॉट्स जो है वो डाले गए। डेविड आर जो है वो उन्होंने क्या बोला ऑन द एज ऑफ एम्पायर में उन्होंने ये बोला कि 4 ब्रिटिश प्लान्स फॉर द नॉर्थ ईस्ट इंडिया 1941-47, बोला दीज एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज रीड mentions were constituted largely in the unadministered and the hills of Assam, separated from the revenue plains by inner line and credited by Bengal and Eastern Frontier Regulation 1873। उसके द्वारा इसे रेगुलेट करते थे, और ये जो एक्सक्लूडेड और पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज जो रीड ने बताए वो इनके अकॉर्डिंग अनएडमिनिस्ट्रेटली हिल्स जो असम की है उससे सेपरेट करके, और जो भी रेवेन्यू प्लेन्स उनसे सेपरेट करके इनर लाइन में डाला गया। तो बोला कि उसके कुछ सालों के बाद तो यहाँ पर उस पहले जो असम था उसको सेपरेट किया गया था, किससे? बंगाल से, और यहाँ पर चीफ कमिश्नर का एक प्रोविंस यहाँ पर बना दिया गया था। उसके बाद में जो असम पहले हुआ करता था उसको अनेक्स किया गया इनटू ब्रिटिश बंगाल आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर। तो 1824 से 26 जो फर्स्ट हमारी हुई थी ट्रीटी ऑफ यार्डबू के दौरान हमने इसे अनेक्स किया था, हमने मतलब ब्रिटिशर्स ने अनेक्स किया था। 6 शेड्यूल की बात कर लेते हैं। तो ये जो 6 शेड्यूल, आई होप आपको इसकी हिस्ट्री जो है वो पता चल गई होगी, और कुछ शॉर्ट नोट्स जो है वो आपने इससे बना लेने। ब्रिटिश असम जो है वर्चुअली एंटायर नॉर्थ ईस्ट हुआ करता था जो आज का है। तो बोला है कि यहाँ पर 2 किंगडम की बात करें, एक्सक्लूडिंग 2 किंगडम, एक त्रिपुरा हो गया, एक मणिपुर हो गया, उसकी बात करें, बाकी का ये पूरा असम हुआ करता था। अब इन किंगडम्स में क्या है, बोला थ्रू नो इनर लाइन वॉज इंट्रोड्यूस, कोई भी इनर लाइन इसमें इंट्रोड्यूस नहीं की गई। ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर सिमिलर एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म जो है वो लाया, और सेपरेटिंग एक्सक्लूडेड हिल्स फ्रॉम द रेवेन्यू प्लेन्स, और वहाँ से हिल्स को जो है वो कुछ एरियाज को एक्सक्लूड किया गया। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा जो है वो प्लेन्स ऑफ चकला जो भी है रोशनाबाद were annexed by the British Bengal, and भी त्रिपुरा kings were allowed to be land owners बन गए थे इसके, and there were no not claims, so वो सब चीज़ों को लेके गया। मणिपुर की बात करें, मणिपुर हिल्स जो हैं आपकी सेंट्रल रेवेन्यू प्लेन्स में आती थी इम्फाल वैली में, एंड केम वो आपकी कब 1907 में जो है वो इनके अंडर आ गई। बोला कि जो क्राउन कॉलोनी है उसका जो प्लान है वो अल्टीमेटली ड्रॉप हो गया ऑन द ग्राउंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी। तो रीड का ये जो आइडिया था वो प्रोबेबली वाज आल्सो इंट्रोड्यूस बाय मेमोरेंडम ऑफ साइमन कमीशन 1929 में जो आया था, उसमें भी बताया गया। बोला नेसेंट नागा नेशनलिस्ट बॉडी जो है, नागा क्लब जो है, वो आर्ग्यू करता है कि नागा वर नॉट इंडियंस, कि वो इंडियंस नहीं है। तो इंटरेस्टिंगली बोला क्राउन कॉलोनी जो है वो यहाँ पर बोला रिजेंबलेंस टू द नेशन ऑफ जोमिया and convinced by William Wynne Shandell and popularized by James C. Scott, उन्होंने ये चीज़ को बताया। तो बोला कि जो आर्ट है नॉट बीइंग गवर्नड एंड अनार्किस्ट हिस्ट्री ऑफ अपलैंड साउथ ईस्ट एशिया, उसकी बात करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मजाक की तरह हमें दिखता है कि क्या चीज़ है। तो नागा हिल्स जो है वो रिफ्यूज़ करती हैं 6 शेड्यूल को एंड वुड हैव टू नथिंग लेस देन सोवरेनिटी, कि वो बताती हैं कि नहीं हम जो है वो सोवरन है, और वो सेपरेट टेंडेंसी जो है वो लेकर के चलती हैं। तो अफ्स्पा जो है वो वहाँ पर लगाया गया है, उसने सारी पावर्स को स्वीप कर लिया है और आर्म फोर्सेस का वहाँ पर रूल चल रहा है। तो एज एन ओवरव्यू जो ओवर ट्रू बोल रहे हैं कि जो भी पैसिफिकेशन है नागा हिल्स की या डिस्ट्रिक्ट वाज मर्ज्ड विद द एडजेसेंट ऑफ द मॉन एंड द सिंचांग सब डिवीज़न के साथ में इसको जोड़ दिया गया है, और जो भी नेफा के साथ में, एंड नेफा का है ये, ठीक है, प्रेजेंट अरुणाचल प्रदेश के साथ में। तो 1963 से जो है वो नागालैंड जो है वो एक स्टेट बन करके आया। तो बोले कि नागा इंसर्जेंसी जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है डिफरेंट अवतार्स में। तो बोले कि जो इसका पेस है नेगोशिएशन का, वो जो प्रोग्रेस लास्ट 25 ईयर्स में हमें देखने को मिला है। तो बोल रहा है कि ये चीज़ देखने को मिलती है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ से निकल के आएंगी। 1972 में बहुत से ऑटोनोमस रीजन जो है वो बाइफरकेट किया गया, असम मेघालय जो है वो अलग जो है वो हुआ एंड बिकेम अ स्टेट, एंड अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम वाज मेड यूनियन टेरिटरी बना दिया गया उनको, और 1987 में उन्हें भी स्टेट का दर्जा दे दिया गया। त्रिपुरा और मणिपुर जो है उनको पार्ट सी स्टेट में रखा गया और मर्ज 1949 में मर्ज कर दिया गया इंडिया में।
ठीक है। तो ये सब इनको अपग्रेड किया गया, 1972 में दोबारा से स्टेट बना दिया गया था। तो वो सब चीज़ें जो है वो निकल के आई थी। चलिए कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए कि हिमाचल प्रदेश कब से कब तक एक यूनियन टेरिटरी रहा और कब इसको फुल फ्लेश्ड जो है वो स्टेट का दर्जा मिल गया, और इस दिन को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं। तो जो भी हिमाचल से इस वीडियो को देख रहे हैं, कम से कम इतना आंसर तो जो है वो ज़रूर देना आप कमेंट बॉक्स में। बोले कि इसके अलावा कई सारे नेशनल आइडेंटिटीज़, यहाँ क्वेश्चन जो है वो सेम रहा, अनसॉल्व रही, ये जो भी इंसर्जेंसीज हैं वो सब चीज़ें वैसी की वैसी ही चलती रहीं। तो बोला उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पर ट्रेडिशनल वर्ड्स जो है वो they were overwhelmed by the culture and population deluge, and from the mainstream persistent, and every deviation from the national from the region came attribute the मैकेनाइजेशन ऑफ द अनसीन फॉरेन हैंड्स, और वो सब चीज़ें उस तरह से चलती रही, और जो भी यहाँ पर कल्चर एग्रेशन है वो भी यहाँ पर चलता रहा। बोले इंक्लूसिव बाय अकोमोडेशन, अकोमोडेशन से जो है वो कुछ चीज़ों को यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया। बोले इंडिया ने जो है वो यहाँ पर कॉन्फिडेंस शेड इट्स इंसर्जेंसीज फॉर द बाल्कनाइजेशन आफ्टर द ट्रोमेटिक पार्टीशन, जो भी हमारा चल रहा था, तो उसके बाद में ये सब चीज़ें जो है वो होने लगी और इनको हमने अपने अंडर ले लिया। तो नेशनल इंटीग्रेशन जो है वो यहाँ पर जो है वो निकल के आई, और मेन स्ट्रीम जो है वो यहाँ पर मेन स्ट्रीम में निकल करके ये चीज़ें आती हैं। अब बोलते हैं कि कई सारे चेंजेस किए गए, हमने NEC जो है वो लेकर के आए एंड वेंट थ्रू एंड कैन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस, उसको डेमोन्स्ट्रेट किया। 1971 में जो एडवाइजरी बॉडी बिठाई थी, इनिशियली इट्स मेंबर एंड गवर्नर्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट ही हुआ करते थे, देयर बाय मेंटेनिंग द ईयर्स एंड आइज ऑन द सेंटर, कि वो सेंटर पर जो है वो सब चीज़ों को देख सके। और रीजनल प्लेस जो है उनकी सिक्योरिटी एंड प्राइमरी जो है वो उनका कंसर्न था, प्राइमरी कंसर्न उनका सिक्योरिटी था। 2002 में यहाँ पर एक्ट आया और NEC को जो है वो अमेंड किया गया, ठीक है। और बोला गया कि फ्रॉम एन एडवाइजरी रोल इट बिकेम द इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग बॉडी बना दिया गया। सिक्किम को भी यहाँ पर इस फोल्ड में ला दिया गया एंड सिग्निफिकेंटली एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर फॉर्म हुआ, ठीक है। वैसे ही बोल रहे कि डोनर क्रिएटेड यूनियन गवर्नमेंट 2001 एंड 2004 में अपग्रेड किया गया, सब चीज़ों को फुल फ्लेज मिनिस्ट्री के रूप में लेकर के आए, एंड पैरानॉइड सस्पिशन एंड फॉरेन हैंड एंड हैड टू डिसअपियर्ड एट द अर्लियर 1991, कि वो सब चीज़ें कि सस्पिशियस फॉरेन हैंड से सब चीज़ों को बचाया जा सके। 2010 में यहाँ पर जो है वो प्रोटेक्टेड एरिया रिजीम लाया गया और रिस्ट्रिक्ट किया गया नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम को, फॉरेनर्स यहाँ पर नहीं जाएंगे, वो सब चीज़ों को लेके आए, ठीक है। 2004 में भी यहाँ पर कुछ रिकमेंडेशंस दी गई थी कि ह्यूमनाइज अप्सवा को रिपील करने की बात यहाँ पर की गई थी, ठीक। और बोल रहे कि अभी जो है वो बीजेपी यहाँ पर है, तो वो जो है वो अनसेटलिंग द क्वेश्चंस और वो सब चीज़ों को लेकर के आ रहा है कि जो भी सवाल उठ रहे हैं, जो फ्रिक्शन यहाँ पर हो रही है, या वो जो भी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, या ग्रास रूट सेंटिमेंट्स जो हैं वो हमेशा जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। और वो 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पर बताया, बोल रहे कि जो असम है वो अपोज करता है बीजेपी को, कि स्पॉन्सर जो भी CAA निकल के आया था, जो भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसको जो है वो यहाँ पर अपोज कर रहे थे। मणिपुर में अफ्सपा जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक इमोटिव इशू बना हुआ है वहाँ पर भी, तो वो सब चीज़ों की बात कर रहे हैं कि ये सब चीज़ों को हटा दो, और वो सब चीज़ों की बात यहाँ पर टोटली की जा रही है कि आज भी क्या प्रॉपर तरीके से इंटीग्रेशन हो पाई है कि नहीं हो पाई है, ये हमारे पास यहाँ पर पूरा आर्टिकल था। नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक दिन के लिए जो है वो सबकी कॉलर ट्यून चेंज कर दी थी, हर घर तिरंगा के रूप में, तो सिर्फ एक दिन के लिए ये चीज़ जो है वो हुई थी कल 15 अगस्त को, तो आप सबने भी देखा होगा। नेक्स्ट है कि इंडिया जो है वो गिफ्ट करेगा अपने डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को श्रीलंका को, तो वो सब चीज़ें बता रहे हैं। ये श्रीलंका की जो कैपेबिलिटी है एयरक्राफ्ट की, उसको जो है वो यहाँ पर बढ़ा देगा और उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। 2018 में इन्होंने रिक्वेस्ट किया था हमसे ये वाला एयरक्राफ्ट, कौन सा, ये डॉर्नियर एयरक्राफ्ट, ठीक। तो उसके बारे में बात यहाँ पर की जा रही है। नेक्स्ट केनिया के जो विलियम रूटो हैं यहाँ के प्रेसिडेंट जो है वो बन गए हैं, तो वो आपने याद रखना है। बाकी केनिया की कैपिटल और इसकी करेंसी जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बात करते हैं आज के MCQs की, तो फर्स्ट हमारे पास सवाल था कि विच इंस्टीट्यूशन रेगुलेट डिजिटल लैंडिंग एक्टिविटीज़, तो कौन सा इंस्टीट्यूट करता है, इसका सही आंसर है RBI। नेक्स्ट सवाल है कि ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क जो है वो किससे एसोसिएटेड है, करेक्ट आंसर आपको मिलेगा चाइना एंड नेपाल से रिलेटेड है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस हिमालय में हमारा क्या आता है, काराकोरम, ये दिया गया काराकोरम, लद्दाख और झांसकर आता है, और यही आगे जाकर के कैलाश रेंज में बदल जाता है, जिससे मानसरोवर लेक और आपकी 2-3 नदियां जो है वो निकलती है कैलाश रेंज से। तो ये नेपाल और आपको
चाइना देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर था। बाकी आप देख सकते हैं कि ये कुनलुन माउंटेन्स जो है वो आपके चाइना में चले जाते हैं, ये हिंदू कुश है, पामीर नॉट है ये, ठीक है। ये आपका बाकी ये ग्रेटर हिमालयस हो गए, ये आपके मिड हिमालयस हो गए, ये और ये आपके शिवालिक्स हो गए, और ये आपकी सुलेमान रेंज यहाँ पर आ जाती है। ठीक, तो ये जो है वो आपको रेंजेस वगैरह सब ध्यान में रखनी है, वो सब चीज़ें। बाकी अगर आपको इसके ऊपर डिटेल लेक्चर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड दैट्स फॉर टुडे। थैंक यू।